नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश का आज बजट पेश किया गया और बजट के बाद लगातार जो आरोप का, प्रत्यारोप का, निराशा का, बयानबाजी का दौर जारी हो गया है। भाई विपक्ष है और विपक्ष की एक भूमिका होती है कि जब भी कोई चीज सरकार के द्वारा की जाती है तो विपक्ष उसमें अपनी भूमिका निभाता है। भूमिका समर्थन में नहीं बल्कि केवल और केवल विपक्ष में, विरोध में। यहां भी बजट पेश किया गया। लगभग 49 लाख करोड़ का बजट था और बजट के माध्यम से तमाम चीजों को साधने का प्रयास किया गया। भाई साधना ही पड़ेगा क्योंकि यहां पर 24 का चुनाव भी पास में आ गया है। 2023 की बात करें यानी इस साल की बात करें तो यहां पर 9 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। तो इसके साथ साथ महत्वपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव भी होने हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को हम भुला नहीं सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि अगर केंद्र की कुर्सी तक पहुंचना है तो रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाएगा। तो यहां पर जब बजट पेश किया गया, बजट के बाद तमाम चीजें सामने आई, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, और इस बजट के साथ एक भावना भी जागी कि क्या ये बजट दूरगामी है, क्या ये बजट दूरदर्शी है और इस बजट में सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया गया है। अगर बजट के महत्वपूर्ण 5 बिंदुओं पर चर्चा करें तो यहां पर इनकम टैक्स पे रिटर्न में छूट दी गई है। जो कर है, इनकम टैक्स है, उसमें छूट दी गई है। इसके अलावा जो इनकम टैक्स रिटर्न आपको 90 दिन में मिलता था वो अब महज 16 दिन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें 157 नर्सिंग कॉलेज खुलने जा रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो 80,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दिए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो राशन योजना, जो सरकार द्वारा मुफ्त राशन योजना चल रही थी, उसको भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता रहेगा। और साथ ही साथ किसी में भी तमाम तरह की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई गई हैं कि 1 लाख तक के जो लोन होंगे उन पर ब्याज नहीं लगेगा। 20 लाख तक किसी क्षेत्र में व्यवस्था की गई है कि किसी को और बेहतर किया जाए। इसके अलावा मोटे अनाज के लिए और अच्छा प्रेषित करने के लिए, लोगों को इसकी भूमिका सिखाने के लिए मोटे अनाज के लिए भी संस्थान बनाया जा रहा है। चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज केंद्र सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है अद्भुत है। पूरे प्रदेश और देश के लोग जिस बात की चिंता लंबे समय से कर रहे थे, महिलाओं को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, छात्रों को, इवन देन किसानों को विशेष रूप से सहायता दी गई है। जिस ढंग से टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया गया, 7 लाख तक की इनकम को कर मुक्त घोषित किया गया, अद्भुत निर्णय है। प्रदेश के मध्यम वर्ग के लोग, देश के मध्यम वर्ग लोग इसका बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष रूप से नए नर्सिंग कॉलेज पूरे देश में खोले जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा रेलवे को अलग से बजट की व्यवस्था की गई है, हवाई यातायात के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की गई है, किसानों के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी वर्गों की ख्याल रखा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पहला बजट नहीं है इस सरकार का, ये चुनावी वर्ष है, तो निश्चित तौर पे कुछ लोग लुभावनी बातें कर रही है सरकार, लेकिन जैसे हर बार आंकड़ों की बाजीगरी की उसी रास्ते पर है। मूल रूप से ये बजट देश के सबसे बड़े 1-2 उद्योगपतियों को और पैसा देने के लिए जनरेट करने का इंतजाम किया जा रहा है। पूरे देश से पैसा इकट्ठा करके सेविंग्स के नाम पर और तरह तरह की स्कीम चलाकर उन लोगों को पैसा दिया जा रहा है और वो पैसा डुबा दे रहे हैं। यही अब तक का इतिहास है और इसी को सरकार जारी रखने के मूड में दिख रही है। बड़ी उम्मीद थी इस बजट से देश के युवाओं, किसानों, महिलाओं, आम आदमी को, लेकिन मिला क्या? ये बजट सिर्फ और सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों को बचाने का पुलिंदा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एमएसएमई, छोटे उद्योगपति जिनको भरोसा था कि सरकार कोरोना की मार से जो लगातार पहले ही जूझ रहे हैं, सरकार की गलत नीतियों से उनकी रीढ़ टूट चुकी, उनके लिए कुछ इंतजाम होंगे, लेकिन कुछ नहीं। भाजपा के इस अमृत काल के बजट में जो सरकार के और प्रधानमंत्री जी की फ्लैगशिप कार्यक्रम थे, चाहे वो गंगा सफाई मिशन हो या दूसरे अन्य, उनका कहीं पता नहीं है। मोदी केयर की बातें बड़ी बड़ी होती थी, लेकिन इस बजट में कोई इंतजाम नहीं। ये बजट सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। एक तो अगर जनता के रूप में देखा जाए, क्योंकि व्यापारी भी कहीं ना कहीं जनता है,
तो वित्त मंत्री जी ने आज देश के व्यापारियों की, देश के कर्मचारियों की, देश की जनता की, सभी टैक्स पेयर्स की आज उन्होंने एक बड़ी पुरानी मांग को पूरा किया है कि वो टैक्स स्लैब में चेंज किया है। 10%, 20%, 30% जो स्लैब था वो स्लैब बहुत ज़्यादा था, आज 5, 10, 15, 20% के स्लैब को लाए हैं। निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि इसकी वजह से सभी की कागज़ में आमदनी बढ़ेगी, अधिक से अधिक लोग टैक्स देंगे, और जब अधिक से अधिक लोग टैक्स देंगे तो उधर राजस्व बढ़ेगा, इधर कागज़ में जब आमदनी बढ़ेगी तो कागज़ में आमदनी बढ़ने की वजह से लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो लोगों का व्यापार बढ़ेगा, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से व्यापार में इजाफा होगा। लेकिन जो हम लोगों की पुरानी मांग थी, जिसको हम लोग ये मान रहे थे कि आज ई कॉमर्स के लिए कोई पॉलिसी आएगी, आज रिटेल ट्रेड के लिए कोई पॉलिसी आएगी, सीसीटीवी कैमरे की कोई योजना आएगी, पेंशन योजना कोई आएगी, उस पक्ष से आज हम लोग को निराशा लगी है। लेकिन चूंकि वित्त मंत्री जी ने आज देश के लिए एक बड़ा रास्ता खोला है, मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि टैक्स स्लैब में जो चेंज किया है ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता उन्होंने बनाया है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल वित्त मंत्री जी का इस कदम के लिए धन्यवाद देता है, बधाई देता है, स्वागत करता है कि उन्होंने एक अच्छा और बड़ा काम किया है। कमी नहीं है, सरकार के द्वारा बहुत सारे चैलेंज रहते हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ रहती हैं, उसके बावजूद भी सबके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करना, और जनता पे किसी प्रकार के टैक्स का बोझ भी ना बढ़े, और हर प्रकार की सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, चिकित्सा सुविधाएं हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, यानी प्रत्येक क्षेत्र में कुछ ना कुछ देने का काम सरकार के द्वारा किया गया है। और जो हमारा स्किल डेवलपमेंट है उसके लिए भी युवाओं को प्रशिक्षण देना और प्रशिक्षण से रोजगार को जोड़ना, ये भी बड़ा चैलेंज जो कि चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरा हिंदुस्तान हो उसमें सरकार के सामने रहता है। लेकिन वित्त मंत्री जी ने उसकी भी चिंता की है और एक शानदार बजट हमारे विभाग में भी दे करके उसको भी एक मजबूत श्रेणी से मजबूत स्थिति में लाने का काम वित्त मंत्री जी के द्वारा किया गया है। मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत शानदार उनका स्वागत करता हूँ। देश की संसद में आज प्रस्तुत हुआ आम बजट नए भारत की समृद्धि का एक नया संकल्प है, अंत्योदय का विजन है। 130 करोड़ भारतवासियों की सेवा का लक्ष्य भी है। वर्तमान केंद्रीय बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं समेत समाज के हर वर्ग की आशाओं और भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की समग्र उत्थान की अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाला है। निसंदेह यह बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। आजादी के अमृत काल में प्रस्तुत विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करते हुए सर्वसमावेशी और लोक कल्याणकारी केंद्रीय बजट 2023-24 का मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बजट पेश हुआ है और बढ़ गई है सरगर्मियां भी हमारे देश में। जिस तरह से बयान आ रहे हैं, सबके बयान आए हैं, और कोई इसको निराशाजनक बता रहा है तो कोई कह रहा है ऐतिहासिक बजट है, और जो जानकार हैं वो कह रहे हैं इस बजट के माध्यम से बीजेपी ने 24 के लिए अपनी सियासी पिच को तैयार कर लिया है। मैं पूरी चर्चा में मेहमान जो रूबरू करा दूं, यहाँ पर देशबंधु दीक्षित भाई भारतीय जनता पार्टी में पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से नितिन सिंह यादव भाई अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता आपसे सैयद मोहम्मद तकी भाई अपना पक्ष रखेंगे, समाज सेवी के रूप में विवेक शर्मा भाई अपनी बात रखेंगे, दिलीप यशवर्धन भाई आर्थिक सलाहकार के रूप में पक्ष रखेंगे, और गजेंद्र त्रिपाठी भाई राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला मेरा जो सवाल रहेगा वो दिलीप यशवर्धन से रहेगा। दिलीप भाई, एक जो समीक्षा है बजट की वो आपसे बेहतर कौन करेगा, कैसा बजट है, और जो जानकार हैं आर्थिक व्यवस्थाओं के वो कह रहे हैं अच्छा बजट है, दूरगामी संदेश लेके आया, कहीं ना कहीं इस बजट के माध्यम से बीजेपी ने बहुत बड़ी जो कोशिश थी सभी वर्गों को साधने की उसको साध लिया है, और कहीं ना कहीं 24 के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने वाला है। कैसे देखते हैं आप? गौरव जी सही कह रहे हैं कि 2024 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों को साधने की कोशिश करी है।
लेकिन कारण कोई भी हो, अगर किसी वर्ग को फायदा हो रहा है तो वो फायदा से उस इंसान को ज्यादा मतलब है। अब मैं पहले आपको वो बातें बताऊंगा जो लोगों के फायदे की हैं। लोग अपना फायदा सबसे पहले टैक्स में ही देखते हैं कि हमें टैक्स में कहाँ छूट मिल रही है। तो टैक्स में एक बहुत बड़ी छूट, जो थ्रेशोल्ड लिमिट को 2.5 लाख से 3 लाख कर दिया गया, वो एक फायदेमंद की चीज थी। एक एग्जम्पशन रिबेट मिलती थी सेक्शन 87A के अंतर्गत। उस एग्जम्पशन, उस रिबेट की वजह से किसी व्यक्ति की इनकम 5 लाख रुपए तक होती थी तो उसे रिटर्न फाइल करना पड़ता था, लेकिन टैक्स नहीं देना पड़ता था। वो लिमिट 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख कर दी गई है। ये एक अच्छा पॉइंट है उस व्यक्ति के लिए। सबसे बड़ी राहत है जो सैलरीड एम्प्लॉय था, नॉन गवर्नमेंट, यानी कि सरकारी संस्थान में काम नहीं करता था, उसके रिटायरमेंट पर जब लीव इनकेशमेंट का पैसा उसको मिलता था तो उसमें सिर्फ 3 लाख रुपए तक टैक्स से छूट मिलती थी। 3 लाख रुपए तक की लीव इनकेशमेंट पे वो लिमिट अब बढ़ा करके 3 से 25 लाख कर दी गई है। ये बहुत बड़ी राहत है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। और उसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, जो पेंशनर्स थे, जो फैमिली पेंशनर्स थे, इनके लिए एक 50,000 और 15,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन हुआ करता था, जो पहले सिर्फ ओल्ड स्कीम में मिलता था। अब ये डिडक्शन न्यू स्कीम में भी लागू कर दिया गया है। तो ये उन लोगों के लिए, स्पेशली जो फैमिली पेंशनर्स थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है। और बहुत सारे और भी फायदे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर के, बहुत सारे प्रावधान थे जो किए गए हैं। लेकिन जो नुकसान है, अब पहला नुकसान तो ये है कि जो टैक्स रिटर्न्स फाइल करने का 2 रिजीम बनाए गए थे पिछले बजट में, न्यू और ओल्ड। तो पहले ओल्ड रिजीम, बाय डिफॉल्ट ओल्ड रिजीम ही होती थी, न्यू स्कीम को आप ऑप्ट कर सकते थे। लेकिन अब इस बजट में न्यू रिजीम को डिफॉल्ट रिजीम कर दिया गया है। अब आपको ओल्ड रिजीम ऑप्ट करनी पड़ेगी। इसके क्या नुकसान होगा? इससे नुकसान ये होगा कि न्यू रिजीम को जब आप ऑप्ट करते हैं तो आपको जो 1.5 लाख रुपए की छूट मिला करती थी 80C के अंतर्गत, या सैलरीड पर्सन को बहुत सारे एग्जम्पशंस मिला करते थे सेक्शन 10 के अंतर्गत, वो सारे एग्जम्पशंस और डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। तो पहला नुकसान कि जब आपको एग्जम्पशन और डिडक्शंस नहीं मिलेंगे तो आप जिस स्लैब में आ रहे हैं उस स्लैब में आपको टैक्स का नुकसान होगा। दूसरा, जो नॉन पेंशनर्स हैं, जिनको भविष्य में रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिल रही है, चाहे वो प्राइवेट सैलरीड हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, वो अपनी भविष्य की सिक्योरिटी के लिए, अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए इन्वेस्टमेंट्स करता था। और इन्वेस्टमेंट्स 3 कारणों से करता था। पहला, उसका भविष्य सुरक्षित होगा। दूसरा, उसकी इन्वेस्टमेंट पर उसको रिटर्न्स यानी कि फायदा मिलेगा ब्याज के रूप में। तीसरा, उसको वर्तमान में टैक्स की छूट मिलेगी। अब वर्तमान में टैक्स की जो छूट मिलती थी वो उसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि न्यू रिजीम अगर उसको ऑप्ट करनी पड़ेगी तो उसको वो टैक्स की छूट नहीं मिलेगी। और फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी डिस्करेज होगा। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान इस रिजीम में किया गया है, जो नॉर्मल व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर के परेशान करने वाला है। जी भाई, पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि इसकी कुछ दूरगामी विशेषताएं भी हैं। कहा जा रहा है कि जो बजट है ये डोमेस्टिक बजट है ही नहीं, ये एक प्रकार से बड़ा बजट उन्होंने दिया है। कहीं ना कहीं जो ये अमृतकाल चल रहा है उसको देखते हुए, जो एक संभावना है उसको देखते हुए बजट पास लेकर आए हैं। कैसे देखते हैं कि कहा जा रहा है? और भी बहुत गौरव जी, बहुत सारी चीजें हैं जो टैक्स पेयर के नुकसान की हैं। अगर आप ओवरऑल एनालिसिस करेंगे या आप मेरा आकलन ओवरऑल मानेंगे तो फायदा और नुकसान बराबर है। फायदे को तो हाईलाइट कर दिया गया है। ये हमेशा बजट में होता है कि जब मैडम एफएम की स्पीच आती है तो वो जो फायदे की चीजें होती हैं उनको वो दिखा देते हैं, लेकिन जो नुकसान की चीजें होती हैं वो बजट डॉक्यूमेंट में अंदर लिखी होती हैं। और वो बहुत सारी बजट डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई चीजें हैं जो नुकसानदायक है। उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है, जो एक छोटे आदमी को भी नुकसान करेगा, कि छोटा आदमी अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज लेता है। वो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज अगर अब उसने ली और वो प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज्यादा हुआ, तो लाइफ इंश्योरेंस पे मिलने वाली मेच्योरिटी उसके लिए 100% टैक्सेबल हो जाएगी, जो अभी तक पूर्णतः टैक्स फ्री हुआ करती थी। क्या बात। हाउसिंग लोन जब कोई अपना घर बनाने के लिए लेता था तो उस पे देने वाले इंटरेस्ट को वो एज डिडक्शन क्लेम किया करता था, और अगर किसी कंडीशन में वो घर को बेचता था तो उस पैसे को उस घर के कॉस्ट में जोड़ दिया करता था, जिसको इस बजट में क्लैरिफाई कर दिया गया कि मिलने वाला जो इंटरेस्ट हाउसिंग लोन पर दिया जाएगा वो अब घर की कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा। यानी कि जब भी वो घर बेचेगा तो उसको 20% ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ देखिए, एजुकेशन को लेकर के, एजुकेशन लोन जो महंगे होते जा रहे हैं उसको लेकर के कहीं कोई रिलैक्सेशन नहीं है, बल्कि जो फॉरेन एजुकेशन है
उस पर जो टीसीएस की कंडीशन थी वो यथावत रखी गई है, उसमें भी कोई रिलैक्स नहीं किया गया है। रेलवे को लेकर के कोई स्पेसिफिक बजट नहीं आया है, जबकि पहले रेलवे को लेकर के एक अलग से रेलवे का बजट आया करता था। अब रेलवे बजट को इसी में कंसोलिडेट करके एक लाइन में समाप्त कर दिया गया कि इतना पैसा रेलवे को एलोकेट कर दिया गया। अब उस पैसे में वो रेलवे का डेवलपमेंट कैसे करेंगे, जनता को क्या बेनिफिट पहुंचाएंगे, उसका कहीं कोई प्रावधान नहीं बताया गया है। आगे सरकार ये सोचती है कि रेलवे अब रेवेन्यू रिसोर्स नहीं बचा है उनके लिए। नहीं, रेलवे तो बहुत बड़ा रेवेन्यू रिसोर्स बचा है। पर क्यों यार इस तरह उपेक्षा की गई है रेलवे की? नहीं, रेलवे की उपेक्षा नहीं करी गई है। रेलवे को इसलिए नहीं डिकोड किया गया है कि जब डिकोड कर देते तो फिर विपक्ष भी सवाल खड़ा करता और जनता की उम्मीदें बढ़ जाती कि आपने ये कहा था, ये नहीं किया। तो इन्होंने एक तरीके से बॉल अपने पाले में रखी है कि सिर्फ हमने फंड का एलोकेशन कर दिया है, उस फंड को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे ये नहीं बताया है। कि हम उससे लाइनें बिछाएंगे, कि वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे, कि और फैसिलिटीज बढ़ाएंगे, कि स्टेशन बड़े कर देंगे, कि किराया तो कम करेंगे नहीं, किराया तो कम करने की कुछ बढ़ाएंगे, कि जनरल कुछ कम कर देंगे, कुछ भी हो सकता है। हाँ, मतलब वो क्या करेंगे ये इन्होंने कहीं भी डिस्क्लोज नहीं किया है। किसानों को लेकर के कोई बहुत बड़ी राहत की बात नहीं करी गई है। एमएसएमई सेक्टर को लेकर कोई ऐसा बहुत बड़ा रोबन नहीं दिया गया है। रोजगार को लेकर के कहा जरूर गया है कि हाँ रेलवे में इतना रोजगार होगा, इसमें ये तो होगा, तो हमेशा कहा जाता है। वो तो बजट हो या चुनावी स्टेटमेंट्स हो या जो आपका चुनाव का घोषणा पत्र होता है, ये सारी बातें बड़ी कॉमन है। ठीक है। देशबंधु भाई, यहाँ पर वित्तीय विश्लेषक यशवर्धन भाई ने बताया स्पष्ट रूप से कि जो अच्छाइयाँ वो तो बता दी है, पर जो बुराइयाँ हैं वो छुपा ली है, बताई नहीं है। और कई जगह यहाँ पर बुराइयाँ भी हैं और नुकसान भी है आम आदमी को, गरीब को, जो कि कुछ बचत करता है और उसके लिए आगे बढ़ता है। कैसे देखते हैं आप बजट को, जिस तरह से विपक्ष लगातार इस बजट को लेकर निशाना बना रहा है बीजेपी के ऊपर? जी बजट सत्र में मुझे बुलाया, इसके लिए सभी का धन्यवाद और सभी मेहमानों को संध्या का प्रणाम। जी। और देखिए, आज का जो वर्तमान बजट जो वित्त मंत्री जी ने पेश किया, उसके लिए मैं सर्वप्रथम आदरणीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को कोटि कोटि हृदय से 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, यह बजट जो है गांव, गरीब किसान, गरीब महिला का बजट है। सभी वर्गों को समायोजित करके वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया है। और जैसे आप कहते हैं, देखिए, एक शिक्षक जो होता है वो गुणों को निखारता है और बुराइयों को एक एक करके समाप्त करता है। तो अभी वित्त विशेषज्ञ बोल रहे थे, मैं उनकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। तो देखिए, ऐसा उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। तो टैक्सेशन एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। और गौरव जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, टैक्स में जो राहत दी है उससे मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग और सभी वर्ग बहुत खुश हैं। देखिए, जब आदमी के हाथ में पैसा रहेगा वो अपने हिसाब से खर्च करेगा, और जब खर्च करेगा और जब वो अपनी आवश्यकता की चीजें खरीदेगा तो वो पैसा रोटेट होगा। और निस्संदेह जब पैसा रोटेट होता है उससे इकोनॉमी बूस्टअप करती है। यह बात हमारे विशेषज्ञ समझ रहे होंगे। और आज आपने देखा है, जो विश्व की 5 अर्थव्यवस्था रही, बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था आप देख लीजिए, विकसित देश भी फिजिकल डेफिसिट और महंगाई की मार से हैं, लेकिन हमारा देश कहीं न कहीं उससे मतलब पास टच करते हुए निकल रहा है। और जो डबल इंजन की सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, हमारी मोदी योगी की सरकार जो है महंगाई से लड़ने में पार पा रही है। देखिए, बहुत सारी विश्लेषण, अभी मैंने बजट को तो पूरा नहीं समझा, लेकिन आपने देखा रेलवे में भी बहुत बड़ा लगभग 2.4 लाख का इन्वेस्टमेंट आया है। पहले अलग होता था, लेकिन अब बजट में पूरा पढ़ूंगा तब। किसानों के लिए देखिए, बहुत सारे 10,000 के करीब बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले गए हैं। अमृत धरोहर योजना को बढ़ाने का प्लान किया गया है। वहाँ स्क्रैपिंग के लिए नई नीति लाने के लिए, इसी तरह स्किल इंडिया में युवाओं के रोजगार की बात करते हैं तो PMKY 4.0 की घोषणा की वित्त मंत्री जी ने आज। 30 से ज्यादा स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोलने जाने की बात कही। ODOP के लिए यूनिट मॉल स्थापित होंगे। MSME की जहां बात हुई, आप जानते हैं भारत में सबसे ज्यादा छोटे वर्ग का व्यापारी है, जो अपनी दुकान चलाता है, रेडी चलती है, पट्टी वाले चलते हैं। उसके लिए गारंटी ऋण योजना की शुभारंभ। देखिए, ऋण लेकर आदमी रोजगार करता है
और अपने व्यापार धंधों को आगे बढ़ाता है। अच्छा। तो ये एक सामान्य सी बात है। और जो अभी वित्त मंत्री का वित्त विशेषज्ञ कह रहे थे जी कि आदमी मकान लेगा तो उसको छूट नहीं मिलेगी, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा प्रधानमंत्री चाहते हैं हर गरीब से गरीब आदमी को छत मिले। देखिए भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति से चली। अच्छा। चाहे महिलाओं के लिए इज्जत घर या शौचालय की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट की बात हो, हर क्षेत्र में सबको कुछ न कुछ देने का प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने पूरा प्रयास किया। और मैं ये मानता हूं ये एक समावेशी समृद्धि को और विकसित भारत की योजना के तहत बना हुआ बजट है और इसके लिए वित्त मंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलना है कि भावनाओं पे मत जाइए, बजट बहुत अच्छा है, सबके लिए सब कुछ दिया गया है। विपक्ष केवल फालतू हल्ला कर रहा है, कोई उसका आधार नहीं है और बहुत अच्छा बजट इस बार केंद्र सरकार लेकर आई है। जी नितिन भाई। आज गौरव जी आपकी प्रॉब्लम है कि हमारी मेरे चूंकि आपका यूट्यूब चैनल जो लाइव होता था है नहीं, तो अभी जो भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे वो कौन साहब थे, मैंने उनको देखा नहीं। देशबंधु दीक्षित नाम है उनका जी। अच्छा देशबंधु जी थे जी। कुछ टेक्निकल फॉल्ट से लाइव नहीं जा पा रहा जी। कोई बात नहीं, चलिए। लेकिन हमने सुना और अपने दीपक भाई को भी मैंने जो आपके आर्थिक सलाहकार थे उनकी भी बहुत अच्छी बात मैंने सुनी जी। निश्चित रूप से इस बजट को एक बार में ऐसे कह दिया जाए कि अब तक का ये जो बजट है बाकी बजटों से बहुत ही घटिया बजट, एक शब्द यूज कर रहा हूँ, घटिया बोल दिया आपने। हाँ, एक बात मैंने यूज किया है, क्यों उसको मैं बताऊंगा जी। सुबह भी हमारी आपकी चर्चा हुई थी तो आपने कहा था कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास इसका विशेष ध्यान रखा जाए। बिल्कुल। और हर बार जो बजट पेश होता है ये परंपरागत है जी। जब से आजादी के बाद से जो भी सरकारें रही हो तो जो बजट होता है उससे बढ़कर के ही बजट आता है, ये भी आप लोग जानते हैं। इस बार का जो बजट है इसमें देखिए सबसे पहली बात शिक्षा जी। शिक्षा का बजट इसी सरकार में जो पिछली बार इन्होंने पिछली बजट दिया था वो जो बजट का 2.64% था, जो इस बार स्वयं सरकार ने घटा करके 2.51% कर दिया, यानी शिक्षा का बजट घटा दिया जी। अब बात आती है स्वास्थ्य जी। जब देश इधर कितने बड़े संकट से गुजरा है, कोरोना का प्रकोप रहा जी, तो अब तो स्वास्थ्य के मामले में और हमें जागरूक होकर के स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में हमें बजट बढ़ाना चाहिए था। पिछली बार स्वास्थ्य का जो बजट था वो 2.20 था जी, जो इस बार 200 भी घटा दिया गया है, 1.98% कर दिया गया है। अच्छा, अब कृषि के क्षेत्र में मैं बात कर लेता हूँ। कृषि के क्षेत्र में जो जबकि पूरे कोरोना काल में जो आर्थिक स्थिति सारे जब उद्योग धंधे और व्यापारों में कम गिरावट आए उस समय कृषि का क्षेत्र ही मजबूती से खड़ा रहा देश के साथ। आज कृषि के बजट में क्षेत्र में जो बजट में कटौती की गई है, पिछली बार 3.84% था जो घटाकर 3.20% कर दिया गया है, यानी कृषि के क्षेत्र में भी कटौती कर ली गई है। ग्रामीण आबादी इस देश में 65% ग्रामीण आबादी रहती है, जहां पर 5 जो ग्रामीण क्षेत्र में जिसकी डेयरी हो, फूड प्रोडक्ट हो, अन्य सारी चीजें जिस पर निर्भर करता है ग्रामीण जनजीवन, वहां उसके लिए जो बजट अलॉट होता था वो 5.8% पिछली बार था, वो घटाकर 5.2% कर दिया गया। अच्छा। मध्यम वर्ग के लिए जो ईएमआई आदमी लोन लेता है घर बनाता है, जिसकी वजह से आज बैंकों का आरबीआई का रेपो रेट बढ़ने वाला, जिससे ईएमआई बढ़ जाएगी जी। लगातार लोग परेशानी से जूझ रहे, मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं किया गया। अच्छा। और जैसे हमारे आर्थिक सलाहकार जी ने कहा कि इस बजट की कुछ बातें तो हाईलाइट की गई हैं जी, लेकिन इसकी मूल जैसे बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, नहीं बात होगा कि तो विपक्ष बार बार वही चीजें रिपीट कर रहा है। मैं उनसे अपने आप को जोड़ता हूँ कि उन्होंने अभी जो बातें बताई कि जो टैक्स स्लैब में क्या क्या कमी की गई। इसके बाद में और एक चीज मैं महत्वपूर्ण रखता हूँ कि पिछला भी जो बजट आया था जी, उस पिछले बजट में जबकि परंपरा रही है, आप जब से मैं तो 98 से भर रहा हूँ बजट टैक्स, तो मैं भी देता हूँ, इनकम टैक्स देता हूँ, तो हर बार 60,000 से 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख 2 लाख करके हर साल वो इनकम टैक्स की जो स्लैब बढ़ता ही था महंगाई के दर के हिसाब से और इनकम के हिसाब से। इस बार पिछली बार चूंकि बढ़ाया नहीं गया था, एज इट इज रखा गया था,
इसलिए इस साल जो बढ़ाया गया है 5 लाख से बढ़ाकर उसको 7 लाख के स्लैब में लाया गया, इसमें भी एक सरकार ने बहुत बड़ी चाल खेली है जी। एक तो ये जो बजट है, ये टैक्स है, इस टैक्स में जो फाइनेंशियल ईयर अभी जो 22 में समाप्त हो रहा है, 22-23 में जो अब लोग रिटर्न देते हैं, इसमें इसका लाभ मिलता है। अच्छा। तो एक तो ये 21-22 का कोई लाभ हमें नहीं मिलेगा, 22-23 में भी हमें इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा जी। 23 के बाद जो अप्रैल 23 से लागू होगा और 23-24 का जो बजट हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा, जो 25 में रिटर्न फाइल करेंगे तब इसका लाभ मिलेगा, यानी 1 साल और आगे बढ़ गए जी। मतलब किस तरीके से घुमा करके मध्यम वर्ग के लोगों को इधर को कितना बेवकूफ बनाने का इस बजट में काम किया गया है। अच्छा। और देखिए इसमें 3 बातें की गई। एक तो इन्होंने पुरानी और नई करके लोगों को कंफ्यूज करने का काम किया। पुराना टैक्स स्लैब और नया टैक्स स्लैब। पुराने में क्या था कि 5 लाख रुपए तक की तो जो हमें टैक्स की रिबेट थी, इसके बाद जो हमारी छूट थी 1.5 लाख रुपए की, वो 6.5 लाख तक की इनकम जिसकी होती थी वो भी उसी टैक्स स्लैब में आकर के उसका टैक्स रिटर्न जो होता था नील होता था। 6.5 लाख तक की 1.5 लाख की बच्चों की फीस, LIC की पॉलिसी, ये सब मिला करके खर्च की छूट मिलती थी। उसको कितने प्यार से इन्होंने नई स्कीम में कह दिया कि हमने 7 लाख रुपए की छूट दे दी जी। यानी कि कुल मिलाकर के डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस आपको देना पड़ता था कि हमारे बच्चों की फीस है, LIC की पॉलिसी है, ये सारी चीजें मिलाकर खर्च में 6.5 लाख जो था उसको इन्होंने 7 लाख कर दिया। यानी आपको डॉक्यूमेंट नहीं देना, 7 लाख आपकी इनकम शो की, मान ली गई, बात खत्म। लेकिन बाकी चीजें अगर आपको क्लेम करनी है तो फिर पुरानी व्यवस्था में आपको जाना पड़ेगा। और पुरानी व्यवस्था में जो टैक्स स्लैब उन्होंने कर दिया है 0 से 3%, अच्छा 3 लाख रुपए वो टैक्स फ्री है। 3 से 6 लाख रुपए तक की आपकी इनकम है तो उसमें 5% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। 6 से 9 लाख रुपए के बीच की अगर आपकी इनकम है तो उसमें 10 लाख रुपए आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। 9 से 12 तो 15% देना पड़ेगा। कुल मिलाकर के घुमा फिरा करके टैक्स का बोझ कोई लाभ नहीं दिया है, सिर्फ लोगों को उलझा दिया है। और कुछ चैनल हमारे कुछ तमाम साथी जिम्मेदार जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आज सुबह से मैं देख रहा हूँ सिर्फ टीवी की स्क्रीन पर टैक्स पेयर को 7 लाख रुपए तक की छूट, 18,000 का फायदा, 3,000 का फायदा, 13,000 का फायदा, सिर्फ उतने दिखाया जा रहा है। इसके अलावा शिक्षा में क्या किया, शिक्षा में क्या किया, चिकित्सा में क्या किया, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, नौजवानों के लिए कुछ भी नहीं इन्होंने सो किया। एक तरीके पूरे बजट को जिस तरीके से गोलमोल जलेबी के तरीके घुमा दिया। अच्छा। आप हमारे साथी ने बहुत सही बात कही, रेलवे ये पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा यातायात है जी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट है जी। आम जनमानस को सबसे ज्यादा ट्रेन का इस्तेमाल करता है। आप रेल बजट आता था, आप किराए को क्या करेंगे, सुविधाएं क्या दे रहे हैं, रेलवे की विभाग की क्या क्या दुरुस्तीकरण करने, आपने एक फंड एलोकेट कर दिया, इतना फंड रेलवे को अलॉट हो गया। अब इसके बाद उस फंड से आप क्या करेंगे, किसको देंगे, कहां लगाएंगे, इससे जनता को क्या लाभ मिलेगा, जनता को क्या राहत मिलेगी, कोई चर्चा नहीं की गई। कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं एक लाइन में कि ये बजट आम जनता को जिस तरीके से बेवकूफ बनाकर गुमराह करने का काम किया गया है, तो ये पूरी तरीके से एक तरीके से जुमला है टैक्स पेयर को लाभ देने के नाम पर। ठीक है, ठीक है। प्रवक्ता आप सैयद मोहम्मद तकी मुस्कुरा रहे थे बहुत देर से, आप मैं देख रहा था, क्या कारण भी मुस्कुराहट का? बजट आ गया, आप तो खुश हो जाइए। देखिए, भारतीय जनता पूरे साल बजट का इंतजार करती है जी, उसको बड़ी इच्छाएं होती है इस बजट को लेके, लेकिन जी इस बार और हर बार मोदी सरकार सिर्फ जुमला बोलती है और जनता को फायदा नहीं मिलता। और ये मुझे लगता है ये 90% भारत जनता को बैलगाड़ी पे वापस लाने का बजट है, बैलगाड़ी वापस लाएंगे, और समाज को बांटने का बजट है, और अदानी को, अंबानी को, जो पूंजीपति है, अच्छा वही मैं सोचा अडानी अंबानी क्यों नहीं है, उनको फायदा पहुंचाने का बजट है। जनता के लिए इसमें कुछ भी नहीं है जी, जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाने का बजट है जी। और देखिए इन्होंने जो प्रावधान दिए, जो टैक्स के अंदर रिबेट दी है, आप देश की जनता जो है सिर्फ 4% जनता ऐसे जो टैक्स पे करती है। अच्छा। और पुराने के हिसाब से 10% लोग देते हैं, तो कितने लोगों को राहत मिलेगी जी। और इतना पैसा बच रहा है, ये लोग ऐसे पैसा बच रहा बता रहे हैं,
तो जनता परेशान है, इतना पैसा बचेगा रखे कहाँ? अच्छा। 2-4 तिजोरी खरीद ले, क्या उसमें पैसा रखे? अच्छा। कितना बेनिफिट सरकार ने दे दिया? आपने खरीदी है क्या? नहीं, मुझे लग रहा है कि अब तिजोरी की जो है सेल बढ़ने वाली है। अच्छा। ऐसा बजट आ गया है। अच्छा। लोग पैसा बचा के परेशान हो रखे कहाँ? अरे आप पैसा बचा रहे हैं, 7 लाख में आप नहीं दे रहे हैं। हाँ। तो उसके बाद लेकिन आपने क्या प्रॉमिस किया है कि पूरे साल आप पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़ाएंगे, पूरे साल आप गैस महंगी नहीं करेंगे। तो आप इधर से दे के ये जो आप रिबेट दे रहे जनता से पहले ही बहुत सारा पैसा ले चुके हैं। अच्छा। और इस बजट में महंगाई के लिए कोई राहत ही नहीं है। अच्छा। डीजल पेट्रोल गैस के रेट के बारे में कोई बात नहीं करी गई, इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, इसको कम करना चाहिए, उसकी बात ही नहीं करी। बेरोजगारी जो हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, 60 करोड़ लोगों ने रोजगार ढूंढना छोड़ दिया। सरकार ने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अच्छा। बेरोजगारी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। अरे एमएसएमई बढ़ा तो रहे हैं, स्वरोजगार पैदा कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? जुमले हैं सब। अच्छा। जुमलों के ऊपर ना जाइए, बहकावे में ना आइए। फिर स्टेट्स को, स्टेट्स का भी अधिकार मारा गया है। दिल्ली जो सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, जो 1,75,000 करोड़ रुपए का लोन देता है जीएसटी के द्वारा, उसको डेवलपमेंट से 350 करोड़ में, 325 करोड़ में मिले। अच्छा। तो इसमें राज्यों को भी उनका अधिकार नहीं दिया गया है जी। और सरकार ने पूरा अपना दखल रखा है और जनता को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, जनता की परेशानियों को नहीं समझा रहे। इतने एयरपोर्ट बना रहे हैं आप, ये एयरपोर्ट क्या करेंगे? अदानी अंबानी को बेच देंगे आप। ये तो कॉर्पोरेट्स के लिए आपने जो है सरचार्ज कम कर दिया है, 37% था 25% कर दिया है। अच्छा। उसकी कोई बात नहीं करता। अच्छा। जनता को जो है राहत दे दी 7 लाख 2 लाख रुपए की, तो उसका ऐसा ढिंढोरा पीटा जा रहा है। राशन भी तो बांट रहे हैं, 80 करोड़ का राशन देंगे, एक साल खाइए आराम से, मजे से खाइए, क्या दिक्कत है? अरे भाई राशन जो है, राशन देने से अभी आप देखिए आजकल गलियों में लोग, अच्छा जो अच्छी जिसे तारीफ भी कर दिया करी थी भाई। नहीं, यही मोदी जी जो रेवड़िया बांटते चिल्लाते फिरते हैं। अच्छा। अब वो अपना राशन दे रहे हैं अगर 80 करोड़ जनता को, तो उसका ढिंढोरा पीट रहे हैं। अच्छा। और आजकल गलियों में एक आवाज गूंजती है, मोटा चावल मोटा अनाज बेच डालो। अच्छा। तो लोग जो अनाज ले रहे हैं जनता बेच रहे हैं, इस लायक लोग नहीं रहे कि अपनी आमदनी से अपनी सम्मान के साथ परिवार का खर्चा चला सके। अच्छा। अब लोग जो है वो अनाज लेते हैं, उसका आधा बेच के और तेल और नमक और मसाले लेते हैं। अच्छा। तो जनता इतनी डिपेंडेंट होती जा रही है, इतनी इनकम कम होती जा रही है कि जनता को भला नहीं हो पा रहा है जी। ये बजट पूरी तरह से जो है जनता गुमराह करने वाला है जी। पीछे से घुमा के जनता से पैसे पहले लिए जा चुके हैं, जनता से को लूटा जा चुका है। उसी का हल्का सा इन्होंने जले पे मरहम लगाया है, और मरहम क्या मतलब, वो नमक छिड़का है इन्होंने उसके ऊपर। अच्छा। कहीं से भी इसमें जनता कोई राहत नहीं है। अब लोग देखिएगा, लोग जो है वो ओल्ड जाएंगे, क्योंकि ओल्ड में उनको जो है शिक्षा में अगर वो बच्चों की फीस जमा कर रहे हैं, अगर वो LIC पॉलिसी ले रहे हैं, अगर वो 3 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको बेनिफिट मिल रहा है। वो बाई डिफॉल्ट आप नया लागू कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उसमें जाएंगे क्योंकि उसमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है। फिर आपने शिक्षा का बजट कम कर दिया, स्वास्थ्य का बजट कम कर दिया। इतना कोरोना ट्रेजेडी हमने देखी, ट्रेजेडी कोरोना के दौरान क्या देश में हुआ। आपने जो है बजट कम कर दिया स्वास्थ्य का, आपने अस्पताल बनाने की बात नहीं की, आपने मेडिकल कॉलेज बताने की बात नहीं की, आपने छात्रवृत्ति की बात नहीं करी जो दलित पिछड़ी तबके के लोग हैं 157 नर्सिंग कॉलेज बनने जा रहा है भाई। और उसके बाद आपने जो अल्पसंख्यक लोग, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, अल्पसंख्यक लोग थे हमारे समाज के, उनका बजट कम कर दिया। अच्छा। उनमें कटौती कर दी। और यहाँ पसमंदा समाज चिल्ला रहे हैं, उसके ऊपर नारेबाजी हो रही है, उसके ऊपर जो है भाषण हो रहे हैं, बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं उस असंख्यक प्रकोष्ठ का, जिसमें सबसे पसमंदा समाज। ठीक है हो गया बाकी मेहमान भी ठीक है। जनता को बेवकूफ बनाने वाला, गुमराह करने वाला, जनता को लूटने वाला, जनता को बैलगाड़ी पे लाने वाला, जनता को गरीब करने वाला ये बजट है। इसमें जनता को कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है। विवेक शर्मा जी भाई, आप कैसे देखते हैं बजट पर, जिस तरह से यहाँ पर तमाम तरह की राहत दी गई है जी टैक्स में? नितिन भाई बोल रहे हैं केवल बेवकूफ़ बनाया गया, घटिया बजट है। जसवंतु भाई बोले तारीफ अच्छा बजट है, तो यहाँ पर बहुत कुछ मिला है, सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ किया गया है। आपकी क्या राय है एज समाज सेवी, एज जनता? जी भाई साहब, जनता की बात ही करूँगा क्योंकि समाज से आता हूँ। रसोई को इसमें क्या छूट दी गई? अच्छा। पेट्रोल डीजल में कुछ छूट दी गई जी। नौकरियां कहाँ हैं जी, रोजगार कहाँ है जी, MSP जो इन्होंने बढ़ा दिया है जी। भाई आप ये बताइए, आप दूसरे के ऊपर तो आप उंगली उठा देते हैं कि वो फ्री में उसने बिजली देने के लिए बोल दिया जी, वो फ्री में ये चीज बोल रहा है तो ये नहीं होना चाहिए जी। आप फ्री में राशन बांट रहे हो तो ये इसका पैसा कौन दे रहा है? ये आम जनता का पैसा है जी। आप कैसे दे सकते हैं जी? आप कैसे दे सकते हैं जी? आम जनता का पैसा आप केवल फ्री के राशन में बांट रहे हैं, आपने लोगों को बेकार कर दिया। अच्छा। इसका मतलब कि आप केवल राशन दे देंगे, आप काम मत दीजिए, रोजगार मत दीजिए। आपसे जो लोग आशा लगाकर बैठे हुए हैं
कि यहाँ पर हमें नौकरियां मिलेंगी और हमारे जो मेडिकल सेक्टर में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको कुछ राहत मिलेगी या स्कूलों को कुछ राहत मिलेगी, कुछ नहीं किया। आम जनता, देखिए आम जनता चाहे कुछ भी कह ले, कुछ भी चिल्ला ले, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सब चीजों का स्वागत करती है जी। अभी भी परेशान थी, आगे भी परेशान रहेगी। मैं एक चीज बस केवल इतना पूछना चाहता हूँ कि ये जो बार बार जो मुफ्त का राशन बांटा जाता है, अगर कोई मुफ्त की लाइट देने के लिए बात करता है तो उसका बड़ा विरोध हो जाता है। अच्छा। मुफ्त की कोई बात कह देता है कि ये हम मुफ्त में सुख सुविधाएं इनको मुहैया कराएंगे तो उस पर आप चिल्लाना चालू कर देते हैं। क्यों चिल्लाते हैं? आप क्यों मुफ्त का राशन दे रहे हैं जी? आपने क्यों लोगों को बेकार कर दिया? इसको बंद करिए। अच्छा, लोगों को रोजगार दीजिए, काम दीजिए, टैक्स के छूट। भाई आप 20 लाख रुपए की छूट दे दीजिए, जब काम ही नहीं होगा तो टैक्स कहां से भरेगा? आदमी कमाएगा ही नहीं तो भाई, जब कमाई नहीं होगी तो कहां? आप टैक्स की छूट 20 लाख पर कर दीजिए। अच्छा भाई, आपने तो अपनी तरफ से बढ़ा दिया ना, प्रति व्यक्ति आय आपने बढ़ा दी जी, ये आय बढ़ रही है। कहां से बढ़ रही है जी? घर में बैठा हुआ है आदमी, काम है नहीं उसके पास जी। आप रोजगार देने की बात करते हैं, आप रोजगार पे आपने क्या बोला? आपने क्या दिया जी? आपने किसको, कितने लोगों को नौकरियां दी? 2 करोड़ नौकरी का लक्ष्य था, आप 1 करोड़ ही कर देते जी। आप 50 लाख ही कर देते, आपने किसमें दिया? अरे और सुख सुविधाओं की बात करते हैं, रेलवे की जो सुख सुविधाएं बताई कि इतने करोड़ का उसको पेमेंट कर दिया गया, मतलब दे दिया, बजट में प्रावधान कर दिया गया। अभी प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है उसमें सुविधाएं नहीं मिल पा रही। अच्छा, आगे क्या सुविधाएं देंगे जी? अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जो दिया जा रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन करते हुए कुछ चीजों को वापस ले लेंगे। अच्छा, जो सुविधाएं दी गई हैं। बजट कैसा है? बजट देखिए, आम जनता क्या बोलेगी? आम जनता को तो जीना है, केवल वो यही उम्मीद कर रही थी कि कहीं हमारे सांसों पर टैक्स ना लग जाए। हम तो राहत में हैं कि चलिए इस पे टैक्स नहीं लगा, बाकी सब पे टैक्स लग। जनता के प्रतिनिधि क्या बोल रहा है? सांसों पर टैक्स ना लगा रहे। ठीक है। गजेंद्र भाई, आपकी राजनीतिक विश्लेषण क्या बोलता है? ये बजट है, बजट क्या समीक्षा की जाती है? अभी तक हम लोगों ने सुना, सबको हम लोगों ने सुना बहुत अच्छे तरीके से जी। किसी ने राजकोषीय घाटे की किसी को चिंता नहीं। अच्छा, किसी ने बात की क्या इस पूरे डिबेट में? नहीं। आप चाहे सरकार के लोग यहाँ बैठे हैं जी, दीक्षित जी, चाहे वित्त मंत्री जी, अब यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जी, जो आज हमारे सामने बैठे हैं, भाई बात आ जानी थी, फिर जवाब दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी और वित्त मंत्री तक, महोदय सुन लीजिए, अभी तक हम लोगों ने एक बहुत अच्छी डिबेट हो रही है, एक बहुत अच्छी डिबेट हो रही है। प्लीज आप नहीं, वो अच्छी डिबेट हो रही है। नहीं, आप मुझे एक प्रश्न दे दीजिए। आप सभी लोगों ने इतने बार बजट की बुराई की, कोई बुराई नहीं कर रहा, पहले बात तो सुने। अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। आर्थिक नहीं, यहाँ आर्थिक सलाहकार है, केवल एक मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। जब सन 2000, यहाँ आर्थिक सलाहकार भी बैठे हैं, मैं उनसे विशेष रूप से पूछूंगा। अभी एक मान्यवर कोई जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, सबका डिप्रिसिएशन 2014 में जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली जी, तो भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वें स्थान पे। ठीक है, और वित्त मंत्री ने आज 5वां बजट किया है और सरकार का, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं उसके बाद सुनूंगा। मैंने भी सुना 2014 में 11वें पे थी, आज हम 8वां बजट, आज हम जो है 2023 में बात कर रहे हैं, हम 11वें से 5वीं विश्व की अर्थव्यवस्था बने। हो गया। तो क्या ये जितने बजट हमने पेश किए, क्या अर्थव्यवस्थाओं की कोई ऐसी तस्वीर या परंपरा नहीं रही कि हम इस चरणबद्ध तरीके से बढ़े? मैं अभी आर्थिक सलाहकार बोल रहे थे, कोई मान्यवर भी बोल रहे थे, क्या कोई जादुई की छड़ी थी कि 11वें से हम 5वें नंबर पे? ठीक है, अच्छी बात है। नहीं, रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहे थे। सुनिए गौरव भाई, अभी आपको टर्न नहीं है, भाई अभी टर्न नहीं है, पूरा राउंड हो जाने दीजिए। पहले 32 साल का था, प्लीज पहले पूरा राउंड होना चाहिए। बोलिए, मैं अपनी बात पूरी करिए। हमारे बात इन्होंने ओके जी, मैं तो सभी लोग से, चूंकि राजनीतिक लोग यहाँ पे हैं, हम 2 लोग ऐसे लोग हैं बैठे हुए हैं जो बात कर रहे हैं जी। राजकोषीय घाटे पर कोई चर्चा नहीं है जी, उस घाटे को कैसे कम किया जाए जी, इस पर कोई गाइडलाइन नहीं। अच्छा, और ये नहीं है, आपने कहा ना 2014 से आज तक जी, अगर राजकोषीय घाटे का 1 रुपया कम किए हों तो डिबेट में बैठिए और बोलिए
जी, शून्य है, 1 रुपया कम नहीं किए हैं। जनमानस जब किसी भी कर्ज से दबता है जी, एक परिवार, जी, वैसे ही राष्ट्र भी कर्ज से दबता है। अच्छा, जब तक राजकोषीय आपकी बात लूंगा मैं, आपकी बात लूंगा, कोई काम नहीं होगा पूरी होने दीजिए, तो कोई मतलब नहीं, पूरी होने दीजिए देशबंधु। दूसरे अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा आया जी, जल्दी बोलिए। देखिए, जितने भी अब 100 अरब डॉलर भारतवंशियों ने भेजा जी, 100 अरब डॉलर जी, ठीक है, जो पिछले साल के तुलना में 12% ज्यादा है। ठीक, लेकिन इस देश में प्रतिभा का पलायन हो रहा है जी, उसको रोकने के लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया, मतलब कोई काम नहीं, शून्य। अब आपसे मैं दे रहा हूं उदाहरण, हमारे देश में अत्याधुनिक हथियार, खास करके जेट लेकर फाइटर की बात कर लूं, जितने रुपए का आ रहा है वहां से जी, उसमें 5 से 7 ऐसे भारतवर्षीय इंजीनियर हैं जो अपने तनख्वाह के पैसे भारत में भेजते हैं, और अगर वो यहां होते तो हम वह फाइटर दुनिया को सप्लाई कर रहे होते। आज हमारी हालात ऐसे नहीं होते जी। आप अमेरिका की बात कर लीजिए जी, जितने भी तकनीकी साउंड लोग हैं हमारे देश में, उस साउंड लोगों में से 80% लोग तो बाहर हैं। अच्छा, हम वहां से केवल क्या देख रहे हैं, 100 अरब डॉलर आ गया जी। अरे भाई, वो भारत में होते जी तो हम कितने लाख करोड़ रुपए दुनिया से ले आते। अच्छा, जैसे अमेरिका आप देखें, देखिए एक मैं आपके सामने डेटा रख रहा हूं, जल्दी बोलिए। पीपीपी पर कोई भी बहस होती है क्या इस देश में? जी, कितने लोग लेकर बहस करते हैं इस पर? जी, कोई नहीं। वो भी एक जीडीपी का आधार है जी। और मैं एक यही पर लेकर के प्रश्न पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि पीपीपी स्तर पर भारत का क्या लेकर, इंटरनेशनल लेवल पर क्या स्तर है, क्या बताएंगे आप? हम कहां खड़े हैं? बोलिए उनको, खोलिए देवेंद्र भाई, जवाब दीजिए, उत्तर दीजिए, जवाब दीजिए। हमारा कौन सी रैंकिंग है? तो मैं स्वयं अपना उदाहरण देता हूँ। उदाहरण नहीं, कौन सी रैंकिंग है पीपीपी पे भारत की? जी, अरे मेरी बात तो सुनिए महाराज। बोलिए। मैं भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, मैं भी विदेश में था, भारत से प्रेम करता था। मैं भारत में आके एंटरप्रेन्योरशिप यानी स्व उद्यमिता जो कहते हैं, और आज ऐसे नहीं, मेरे जैसे करोड़ों लोग, आपने प्रतिभा पलायन का लोग, करोड़ों लोग भारत देश। अरे हम पूछ रहे हैं पीपीपी। अरे सुनिए, अब क्या सुने? नहीं, मेरा क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, जनता सुनना चाहती है पीपीपी पे भारत में कहां खड़ा है? भाई मर्यादा में रहिए, मेरी बात सुनिए प्लीज। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि भारत के लोग ये जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि पीपीपी लेवल पे भारत की क्या पोजीशन है विश्व में। जी, नहीं, पीपीपी लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। सुनिए मेरी बात, आदमी की बुनियादी जरूरत क्या होती है? रोटी कपड़ा मकान। तो बोलोगे रहीम। अरे सुनिए क्या महाराज, माने आप पूरा भारत किस चीज को सुन रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है और बजट पे आ गए हैं लेकर के बहस करने के लिए। जी, मान्यवर हसुनिए, अब आप लोगों ने बहुत बोला, मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा। नहीं बोलने कहाँ दे रहे हैं? पूरा देश ही चुप है आज, पूरा देश चुप है, पूरा देश रो रहा है, भारतवंशी रो रहे हैं, विदेश में लेकर के लड़ाई हो रहा है, किसी को छोड़ेंगे तो रोएगा नहीं। पीपीपी का फुलफार्म कुछ लोग मैं समझ जाऊंगा कि जवाब दे पाएंगे कि नहीं। एक सामान्य सा प्रश्न है कि भारत की रैंकिंग क्या है? आखिर पीपीपी का फुलफार्म कुछ लोग क्या है? कौन से आधार? जवाब तो उसके बाद दे पाएंगे। और आधार पे कहाँ खड़ा है भारत? सबसे कम खर्चे पे हमने मंगल मिशन को भेजा, वैक्सीन तैयार करके, यही वैज्ञानिक है। अरे क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न क्या है? वैज्ञानिक है, भैया नहीं जान पा रहे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में बताइए। कुछ मालूम है? कुछ मालूम है? हमने बनाए, बंदरगाह हमने बनाए, पूरा डिबेट बेकार हो रहा है आपकी वजह से। डिबेट की ऐसी तैसी हो रही है। देशबंधु भाई, पीपीपी मॉडल बता दीजिए भाई। अरे मॉडल तो छोड़ो गौरव भाई, आता है क्या है पीपीपी? देशबंधु भाई आता है कि नहीं आता है?
पब्लिक है क्या, इसका फुल फॉर्म बता दो। अब आप आते हैं आप इसलिए कि आपको नहीं मालूम है जी, सुन लीजिए और रैंकिंग भी समझिए कि परचेजिंग पावर ऑफ द पॉलिटिक्स पीपीपी ये मॉडल है और इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 तरह का मूल्यांकन किसी भी देश के जीडीपी का होता है। डबल इंजन की सरकार, अरे डबल इंजन, 4 इंजन, 5 इंजन यही कहिए आप। और हम समझ में आए नहीं। दुर्भाग्य है इस राष्ट्र का, दुर्भाग्य इस राष्ट्र का है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी के अंदर आपके जैसे लोग यहाँ आकर के बैठते हैं बजट पर, जिनको कुछ नहीं पता जी, जिनको कुछ नहीं पता है, सुन लीजिए, कुछ नहीं पता, शर्म आती है। बोलिए बस देखिए बताऊं गजेंद्र भाई, बोलिए। मैं तो एक सिंपल बात कहता हूं, आप बता दीजिए, बोलिए। कि अब मैं आता हूं कि भारत इस बजट का आधार क्या है और इसका पावर क्या है जी। पावर क्या है जी कि हम पीपीपी स्तर पर वर्ल्ड में तीसरे नंबर हैं जी। हम अमेरिका के बाद हमारा रैंक है, चाइना फर्स्ट है, सेकंड नंबर पर अमेरिका है और 3rd नंबर पे हम है। ये हमारा पावर है, पब्लिक पावर पैरिटी जी। और हमारे पावर पे नहीं बहस होगी जी। बहस को कहां ले जाएंगे जी कि गैस का रेट क्या कम हुआ है। अगर इनसे पूछा जाए कि भाई 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हो, ठीक, जब 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हो तो अरे रुक तो जाइए महाराज, जब आता जाता कुछ नहीं तो चुप रहिए। अरे साफ सुनिए, आप लोग की बातें सुन करके आदमी लेकर पागल हो जाएगा। अरे सीखिए आप बैठ करके, कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। डिबेट मत खराब कीजिए प्लीज, डिबेट आपको कुछ नहीं मालूम है, कुछ लोगों की भोजन की चिंता करनी, कुछ नहीं मालूम है, मैं कह दिया ना, आपको अपना पावर नहीं मालूम है। जब इस बजट का मानसिक चिंता होती है तभी आदमी बोलता है। इतनी बड़ी महामारी में की सुरक्षा, बजट का सबसे बड़ा पावर क्या है? तो भाजपा सरकार ने की। बजट में 3 चीज लेकर बताइए जो लेकर पावरफुल हो। भाषण देते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं। समस्या इसी चीज की है कि भारतीय जनता पार्टी न तो समझना चाहती है, ऐसे प्रवक्ता भेजती है। चले ठीक है, भारत की जनता की सुरक्षा और भोजन की व्यवस्था की, इस राष्ट्र का। ठीक है नितिन भाई देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए बात लेता हूँ। देखिए एक बात हमारे साथियों ने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है। पावर क्या दिया गया जी, एकलव्य भैया बोलने दीजिए भाई। अभी तक एकलव्य विद्यालय पर इतनी बड़ी योजना सरकार ने दिया जी। बिल्कुल, एक नाम जो बार बार आता था, बराबर एकलव्य का नाम होता था, चलता था जी, उस नाम को इस राष्ट्र में हाईलाइट किया गया जी, और ऐसे जगह पे हाईलाइट किया गया जो शिक्षा का क्षेत्र है। बिल्कुल, जो हमारे लिए गर्व की बात है कि इतने विद्यालय खोले जाएंगे जिसमें हमारे देश के बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे और वह राष्ट्र के लिए काम करेंगे। ये हमारा पावर है। हमारा पावर यह नहीं है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। अरे भाई, राशन के हालात में क्यों लाए? वैसे ही लाए जैसे कांग्रेस लेके आई थी मनरेगा। अच्छा, याद है जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था संसद के अंदर कि हम मनरेगा बंद नहीं करेंगे। अच्छा, इसको ढोल नगारे के साथ इसकी वार्ता लगातार होती रहेगी जब जब यह संसद में हमारी बैठक होगी जी। वैसे ही आपकी भी ढोल नगारे के साथ यह चर्चा होती रहेगी कि आप अपने शासनकाल में 80 करोड़ लोगों को केवल भोजन पे रखे। उड़ना भूल गए, वो उड़ना भूल गए, वो कमाना भूल गए, वो काम नहीं करना चाहते। प्लीज, मैं वही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि बजट का जो मेन मुद्दा है, देखिए हमें 80 उसी पैसे से हम रोजगार की बात करते हैं कि हम रोजगार पे काम करते, उसी से हम नौकरी का सृजन करते जी। बिल्कुल, तो वह फंड यूटिलाइज होता और हमारे लोगों के पास में पावर आता। हमारे पास बजट में जो सबसे बड़ा आधार है वह इन्होंने एकलव्य विद्यालय दिया जी। इसके अलावा देखिए तकनीकी क्षेत्र में जी, तकनीकी क्षेत्र के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया जी, शांत बैठे हैं। क्यों? इनके पास समझ में आता है कि हम सारी चीजें बाहर से खरीद लेंगे। अच्छा, ठीक है। अब आप ये बताइए, अरे अभी पूछ रहा हूं आपसे,
अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए बिल्कुल सबसे बड़ी चीज क्या है जी कि हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हम सप्लाई कर रहे हैं जी, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से मटेरियल भारत में ले रहे हैं जी, इनके बीच में जो अंतर है जी, यह अंतर हम पिछले 9 साल में देखा जाए तो कभी भी कम नहीं कर पाए। अच्छा, और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। ठीक, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। सरकार के लिए 2 बहुत चिंता का विषय है कि हम जो हमारा ट्रेड है जी, वह ट्रेड में जो गैप है उसको हम कहीं भी कम नहीं कर पा रहे हैं, राजकोषीय घाटे को हम कम नहीं कर पा रहे हैं, और इस पर कोई गाइडलाइन, कोई चीजें सरकार के व्यवस्था में नहीं आ रही हैं। इस पर या सुनिए बताऊं, यह केवल सरकार की विषय नहीं है, यह सरकार आज है कल चली जाएगी, लेकिन समस्या यह है कि यह जो दबाव है इस दबाव को हमारे ऊपर आ रहा है, भारतीयों के ऊपर आ रहा है। इसका कोई समाधान इस बजट में भी कहीं देखने को नहीं मिलता। नितिन भाई कुछ बोलना चाहते हैं? नितिन भाई बोलिए जी। देखिए, हमने अपनी बात को गजेंद्र भाई के साथ में जोड़ दिया, ठीक, मैं अपनी बात को गजेंद्र भाई के साथ समर्थित करता हूं, क्योंकि इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें उठा दी हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं। सरकार ने देखिए किस तरीके से झूठ बोला है, मैं उस पर 2 बातें हाईलाइट करना चाहता हूं। एक तो जो आर्थिक सर्वेक्षण के बाद इन्होंने एक रिपोर्ट दे दी कि प्रति व्यक्ति आय बहुत बढ़ गई, 1,97,000 हो गई, यानी लगभग 2 लाख की आय हो गई। ये एक बहुत झूठ बात है, और इसको देखिए मैं 3-4 आंकड़ों से बता देता हूँ आप सबके बीच। जो इसमें क्या किया इन्होंने कि अडानी जी, अंबानी जी की आय को मुझे लगता है कि डिवाइड कर दिया है देश की जनसंख्या से, और उनकी आय को ही प्रति व्यक्ति आय में मान लिया है। देखिए मनरेगा जिसकी चर्चा कर रहे थे, जिससे आप लोगों को रोजगार दे रहे थे, 29 करोड़ लोग जो मनरेगा से अपने को रोजगार पाने के लिए जुड़ते हैं, जो अब मिल नहीं रहा है। सरकार कहती है 48 दिन काम घोटालों की सरकार पे भी तो कुछ। देखिए, अब आखिरी बात मुझे बोल लीजिए भाई, आज बजट बनाने में बहुत महत्वपूर्ण बात है, बोल लेने दीजिए। की लूट पे भी तो बता दीजिए। गौरव जी बोलूं? सफाई महोत्सव की लूट पे भी तो बोल दीजिए। सफाई महोत्सव कहाँ चले गए आप भाई? सफाई महोत्सव को आ रहा था अभी आप देवबंधु भाई, सपा सरकार के सफाई महोत्सव होता रहा क्या 5 साल में? कैसी बात कर रहे हैं आप भाई? ये मूर्ख लोगों को मत बिठाया करो। आज बजट के दिन था, आज तो अच्छे लोगों को बिठा लेते। अरे लूट ये प्रवक्ता भाजपा को बताइए, आज बजट पे चर्चा हो रही है, सफाई महोत्सव की बात कर रहे हैं। अरे लखनऊ महोत्सव में क्या हो रहा था? अभी लखनऊ महोत्सव हो रहा था, और कैलाश खेर को बेचारों को बुलाया था, उसको आप स्कॉट तक नहीं दे पाए थे। किस तरीके की बातें कर रहे हो? गौरव जी अपनी बात को 1 मिनट सुन लीजिए, जवाब दीजिए, पूरा मौका दिया जाएगा। इनकी आवाज बंद करा दीजिए थोड़ी देर के लिए। आज मैं कोई चिल्लाना नहीं चाहता हूँ। गौरव जी, आज महत्वपूर्ण दिन का है, आज जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। देखिए, एक तो बजट की बात हो रही, ये प्रति व्यक्ति आय एक झूठा, अच्छा, कोरा बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ जिसको कह सकते हो। ये देखिए, आप जो मनरेगा है, मनरेगा में सरकार कहती है हम 48 दिन काम देंगे। अच्छा, साल में 48 दिन मनरेगा में सरकार काम देती है, 229 रुपए प्रतिदिन जी, यानी 1 साल में उस व्यक्ति को 10,992 रुपए मिलते हैं, जो कि 27 दिन भी काम नहीं मिलता। ये एक सच है। मान लेंगे सरकार के आंकड़े के अनुसार तो भी एक व्यक्ति की आय 10,992 रुपए। अब बात मनरेगा छोड़ दीजिए, दूसरे प्राइवेट सेक्टरों की बात कर लीजिए। फैक्ट्रियों में कामगार जो लोग जहाँ काम तलाशते हैं, इस देश की 85% आबादी जो आम प्राइवेट इंडस्ट्रीज में काम करती है, वहां उसकी सैलरी कितनी होती है? 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000। अगर 5,000 रुपए उसकी सैलरी है तो साल की प्रति व्यक्ति आय हो गई 12×5 = 60,000। 60,000, 7,000 होगी तो 72,000, 8,000 होगी 84,000, 9,000 होगी तो छोड़ लीजिए 10,000। 10,000 भी अगर सैलरी है तो 1,20,000 होती है वो प्रति व्यक्ति आय। लेकिन सरकार क्या कह रही कि हमने प्रधानमंत्री आवास, ये क्या बात भूल गए देश बंधु जी कि माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हमने 125 करोड़
देशवासियों को घर की चाबी दी है, इससे बड़ा कोई सफेद झूठ हो सकता है क्या? सुनिए, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल करके देश को गुमराह करने का काम करते हैं। कृपा करके देश पर कृपा करिए। हमारे साथी ने कहा कि राजकोषीय घाटा पे हैसियत भी है, बल्कि देश पर कितना कर्जा 1,28,000 करोड़ का कर्जा बढ़ा दिया देश पे। आप राजकोषीय घाटा पूरा करने की बात कर रहे हैं? अरे घटाने की तो बात छोड़िए, देश के ऊपर कर्ज बढ़ा है। ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और आप जिस तरीके से बार बार कह रहे हैं कि 80 करोड़, मैं ये कह रहा हूं 62% आबादी को आपने भीख पर जिंदा रहने के लिए मजबूर कर दिया है। आप इनको आत्मनिर्भर बनाने की बात कहां से ले आए? आप आत्मनिर्भर बनाते हैं, इनको रोजगार उपलब्ध कराने, इनके परचेजिंग पावर बढ़ाने, पीपीपी मॉडल की बात हो रही है। आपको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता नहीं पीपी मॉडल है क्या, लेकिन चले आते हैं आज लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए, बाकी मेहमान को ले, जल्दी बोलिए, 5 मिनट बचा, बोलिए। अभी मान्यवर जो बोल रहे थे, मैं उनकी मक्कारी की तारीफ करता हूँ। आप यह बताओ, कोरोना की विभीषिका थी, इनके घर में तो लूट का खजाना रखा हुआ है। मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ। अच्छा, आप यह बताइए, जब इतनी बड़ी विभीषिका आएगी तो लोगों के भोजन की चिंता भारत सरकार का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो ये करेगा। इन्होंने तो लूट का खजाना अपने घर में भरा रखा हुआ है। लूट चोर मौसेरे भाई सबने मिलकर देश को लूट का खजाना पीएम केयर फंड में रखा है, जिसको आपदा का अवसर बनाया है। पीएम केयर फंड के नाम से प्राइवेट संस्था बनाकर पूरे देश से खरबों रुपया कलेक्ट करके लूट कर प्रधानमंत्री ने रख लिया। और भारतीय जनता पार्टी उससे ऑपरेशन लूटकर चलाती है, विधायकों सांसदों को खरीद कर सरकार बनाने का काम करती है। ये लूट का खजाना तुम्हारे जैसे चोरों के घर में रखा है भारतीय जनता पार्टी, यानी चोर पार्टी, पाखंडी पार्टी, बलात्कारियों की पार्टी, हो गया। तकी भाई बोलेंगे, तकी भाई बोले, तकी भाई 2014 से बोलिए, जब से यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश सैयद मोहम्मद तकी बोल रहे हैं हमारी पार्टी से निरंतर। जी बोलिए। 14 में भी इनका, देशबंधु भाई, सैयद मोहम्मद तकी बात बोल रहे हैं भाई, जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया, देशबंधु भी दिया, देशबंधु नीचे जी, सुनिए भाई, और राज्यसभा बनाएंगे। सुनना भी सीखिए। अरे राज्यसभा नहीं भी सीखिए। अच्छा पार्षद होने लायक नहीं है। लूट रखे हो गए भाई, तो कोई नामिनेटेड पार्षद नहीं बनाएगा। प्लीज लूट बांट के नहीं होती है उसे सरकार टीवी चैनल पे आपको क्या मालूम कि वैश्विक महामारी में लोगों के सुरक्षा की, लोगों के स्वास्थ्य की, लोगों के भोजन की सरकार की चिंता की, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भोजन की चिंता नहीं की। सरकार थी, सपा कांग्रेस की सरकार इसमें सम्मिलित रही। तभी तो यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, जो इनकी सोच है, लूट का धन होता है उसकी चिंता नहीं करता। अच्छा, लेकिन देश का प्रधानमंत्री लेके आ जाती है, कभी वाईफाई लेके आती है, कभी लाल साड़ी पहनती है, पीली साड़ी पहनती है, तो कुछ ना कुछ चाहती है, कुछ ना ऐसा हो जाए। अरे बजट में जब होगा, जब हम भ्रष्टाचार को कम करेंगे, आरक्षण को कम करेंगे, बैंक डूबे जा रहे हैं, उसके बाद महिलाओं को या तो प्रधानमंत्री ने दिया। हो गया भाई, हो गया विवेक शर्मा, ठीक है। तकी भाई प्लीज, देशबंधु भाई तकी भाई प्लीज, हो गया। देशबंधु भाई ऐसे मत बोलिए, देशबंधु जी आवाज भी करिए, आवाज भी करिए। नाम के देश बंधु है, ये तो देश तोड़ने वाले लोग हैं। अदानी जी मोदी जी की गोद में बैठे हुए हैं, इसलिए बात कर रहे हैं। फिर भाई बात हो गया। भाई अपनी बात पूरी जो हाल इनका इसी तरह आज का जो हाल था वो महंगाई पर कुछ नहीं किया गया। महंगाई को रोकने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई, केवल और केवल। अब देखिए, दीक्षित जी सुनना नहीं चाहते, यही एक बहुत बड़ी विडंबना है कि सबसे पहली चीज तो ये मुफ्त वाला जो अनाज है ये बंद कर दें। अच्छा। और लोगों को रोजगार जरूर दें। अच्छा। लोग रोजगार की आस में बैठे हैं, जितने युवा हैं वो मुंह उठाकर बैठे हुए हैं कि कब रोजगार आएंगे, कब 1 करोड़ नौकरियां आएंगी, कब 50 लाख नौकरियां आएंगी, हम लोगों को नौकरियां मिलेंगी। पहले उनकी व्यवस्था करें। रसोई घर का जो राशन आता है घरों में लोगों के, उस पर महंगाई की जो मार पड़ी हुई है उसको कम कराएं। ठीक है। गजेंद्र भाई फाइनल कमेंट। देखिए,
सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है बजट का? अरे प्लीज, बजट का सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है आज के डेट में? प्लीज उनको वो कराइए, म्यूट कराइए प्लीज। देखिए, बजट का सबसे महत्वपूर्ण चीज था कि सरकार ने जो एक मैसेज दिया था, संदेश दिया था कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स दें, समय से टैक्स दें। तो समय से टैक्स देने में क्या हुआ? समय से टैक्स ये हुआ आपके कि सरकार ने एक लक्ष्य रखा था 12 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्स, और 12 लाख करोड़ अभी 2 महीना पहले ही सरकार के अकाउंट में आ गया। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण चीज। अच्छा, माने जनमानस के अंदर एक अवेयरनेस आया है कि राष्ट्र के निर्माण में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। और अब जो 2 महीने में जो टैक्स आएगा वह सरकार सोची नहीं होगी। अच्छा, ज्यादा आएगा, कमाएगा ज्यादा आएगा, जितना उन्हें सरकार सोची थी उतना तो आ चुका। चलो ठीक है। तो देखिए, सरकार कैसे टैक्स मैक्सिमम लोग दें, इसके लिए अवेयरनेस, समाज के लिए, देश के लिए जानकारी, धरातल बहुत सारे लोग, बहुत सारा उनके पास में फंड है, ठीक है, लेकिन वो जानते नहीं है कि टैक्स देने से होता क्या है। वो समझते हैं कि मेरे पास जो पैसा है वही पैसा है। मैं एक छोटी सी बात छोड़ना चाहता हूं, सरकार जो एडवांस में टैक्स जमा करने की बात कर रही है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, अरे मैं तो एक सामान्य चीज कहता हूं, जैसे सर सही लगता है, प्लीज एक वो है, देखिए जैसे जीएसटी है, मत करिए सर, मुद्दे पे देखिए, जैसे कि जीएसटी है, आज जीएसटी में हर महीने टैक्स जमा हो जाता है, ठीक है। टैक्सेशन का यह जो लेवल है, अगर ये डायरेक्ट भी टैक्स में हो जाता है तो समाधान भी सही टाइम पे होगा, ठीक है, रिटर्न भी सही से मिलेगा, और देश का विकास भी बहुत जल्दी होगा। महत्वपूर्ण विषय है। हाँ, 30 सेकंड देशबंधु भाई, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए देशबंधु भाई, बहुत देर से आप बोल रहे थे, बोलिए। नहीं, देखिए, अगर हर व्यक्ति अपना समय से टैक्स देगा, देखिए वित्त मंत्री जी ने घोषणा की, ये जो रिटर्न प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा, और हम बता रहे हैं जब आदमी के हाथ में पैसा आएगा तो निस्संदेह वो खर्च करेगा, वो अपनी आवश्यक की वस्तुएं खरीदेगा, और इकोनॉमिक अपने आप बूस्टअप होगी। आज हम 5वीं है, निस्संदेह देखिएगा 2024 का चुनाव भी हम जीतेंगे और विश्व की स्थिति अर्थव्यवस्था भी हम बनेंगे। ठीक है। आप सभी मेहमानों को इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा थी महत्वपूर्ण, और चर्चा होते होते महत्वपूर्ण बनती चली गई, पर आखिरी समय में जरूर देशबंधु भाई थोड़ा सा गर्माहट को लेकर चले गए थे, और लगातार वो बोलते रहे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। पर चूंकि सत्ता में है और अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, ये अधिकार हमको भारत का संविधान देता है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है, जिस तरह से आज बजट पर चर्चा हुई, लोगों ने कहा बेहतर है, विश्लेषण जो हुआ वो भी कहा गया कि कुछ बेहतर है, कुछ नुकसानदेह है। तो वहीं विपक्ष लगातार बोलता रहा कि विपक्ष जो बजट आया है वो कहीं ना कहीं निराशा वाला है। अभी बजट के दूरगामी परिणाम क्या होंगे, दूरदर्शिता क्या होगी, और इस बजट का जो लाभ है वो बीजेपी को मिलेगा या नुकसान मिलेगा, ये तो आने वाला चुनाव बताएंगे। 24 में लोकसभा चुनाव और 23 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव। परिणाम क्या होगा, बजट के परिणाम क्या होंगे, और साथ ही साथ इससे बीजेपी को कितना लाभ मिलेगा, ये भविष्य के घर में निहित है। पर एक बात तो स्पष्ट है, बजट आता है, उम्मीदें बढ़ती हैं, व्यवस्थाएं बढ़ती हैं, जीविका में साधन बढ़ते हैं, और एक सोच बढ़ती है। पर सोच अगर बेहतर होगी तो शायद लाभ भी होगा। यहाँ पर सरकार का दायित्व है कि सभी वर्गों के लिए विशेष ध्यान रखें, और अगर कुछ चीज़ों को बेहतर किया जाएगा तो शायद और बेहतर भारत की हम कल्पना कर सकते हैं। बनता जो स्थिति चल रही है वो चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।